किशोर और हरीश दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन हरीश ने अपने पिता को बचाने के लिए सारी धन संपत्ति अपने पिता के इलाज में लगा दी थी। इतना सब करने के बाद भी वो अपने पिता को बचा न सका, इसलिए वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था और किशोर ने खेत का धान बेच कर काफी पैसे कमा लिए थे। अरे क्या हुआ हरीश, यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना है सेठ जी, आप अपने खेत में तालाब बनवा रहे हो, तो आपको उसमें लोगों की जरूरत है। लेकिन मैंने अब तो बहुत सारे आदमी काम पर रख लिए हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है सेठ जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तू इतना पतला है तो तू इतना भारी काम कैसे करेगा? तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा वो काम, तू नहीं कर पाएगा। सेठ जी कोई हल्का काम दे दीजिए, लेकिन सेठ जी मुझे आप कैसे भी करके कोई भी काम दे दीजिए। लगता है इसे काम की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हो? आप मुझे काम दोगे ना? देख हरीश, मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर फिर भी तू जबरदस्ती कोई काम करना चाहे तो तू मेरे खेतों की फसल काट ले, लेकिन मैं दूसरों को इस काम के 500 रुपए देता हूँ और मैं तुझे केवल 50 रुपए ही दूंगा। 50 रुपए की बात सुनकर हरीश हैरान हो जाता है। नहीं नहीं सेठ जी, 50 रुपए तो बहुत ज्यादा कम है। मैं तो केवल 50 रुपए ही दूंगा, अगर तुझे काम करना है तो कर, वरना यहाँ से चला जा। सेठ की ऐसी बातें सुनकर हरीश दुखी होकर वहाँ से लौट जाता है। अरे आज कोई काम मिला या नहीं? जिस हिसाब से शक्ल बना रखी है उस हिसाब से लगता नहीं कि कोई काम मिला है। कब तक मैं घर को ऐसे ही चलाती रहूंगी? मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई थी जो मैंने आपसे शादी कर ली। शादी से पहले तो बड़ा बोल रहे थे कि ये करूंगा वो करूंगा, करो देखे मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। जो पैसा था वो सारा भी तुमने पिताजी के ऊपर खर्च कर दिया, खुद के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। रमा, तुम्हें पता है गरीब होने की वजह से सब मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, और आज तुम्हें पता है सेठ जी मुझे दिन भर काम करवाने के बदले केवल 50 रुपए ही दे रहे थे। अब तुम ही बताओ आखिर मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं काम मांगने के लिए? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे घर का गुजारा नहीं कर सकती। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इधर उधर से मैं बटोर के घर का गुजारा कर रही हूँ। भाग्यवान, मैं क्या करूं, सब लोग अपने खेतों में खेती करते हैं, लेकिन मेरे पास तो अब कोई खेत भी नहीं बचा जिसमें मैं खेती कर सकूं। मुझे नहीं पता, आप जाओ यहाँ से और जाकर आज के आज ही काम ढूंढ लो, नहीं तो जिस हिसाब से हमारे घर की हालत है उस हिसाब से तो हम जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। अरे रमा, तुम ऐसा मत बोलो, मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तुम बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो और मैं कल फिर जाऊंगा, कोई ना कोई काम मुझे मिल ही जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर हरीश काम की तलाश में निकल जाता है। हे भगवान, आज मुझे कोई ना कोई काम दिला ही देना, क्योंकि मैं खुद तो भूखा रह लूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भूखा नहीं रख सकता। इसीलिए भगवान आज मुझे कोई ना कोई काम तो दिला ही देना। तभी उसे रास्ते में उसके बचपन का दोस्त किशोर मिल जाता है। और भाई हरीश, क्या हाल है तुम्हारे, और कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम तो जानते ही हो ना, मैंने पिताजी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, इसीलिए अब मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही कोई मुझे काम दे रहा है। अभी भी मैं काम की ही तलाश कर रहा हूँ। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मेरे दोस्त मैं हूँ ना। लेकिन इसमें तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? मैं गांव की जमीन बेचकर शहर जाने की सोच रहा था, लेकिन अब तुम मेरी जमीन पर खेती कर लेना और जो भी मुनाफा होगा अपना आधा आधा बांट लेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम कल से ही काम पर लग जाना, फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियां कैसे दूर होती है। किशोर, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुम अपने घर जाओ और अब तुम्हें और कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपने घर जाओ। फिर हरीश खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर हरीश सारी बात अपनी पत्नी रमा को बता देता है।
फिर अगले ही दिन से हरीश किशोर के खेत में काम शुरू कर देता है और हरीश बड़ी ही मेहनत से किशोर के खेतों में काम करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फसल कटाई का समय आ जाता है। अरे वाह हरीश, तुमने तो बहुत ही मेहनत की है, कितनी अच्छी फसल हुई है अपनी। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वो दिन आने ही वाला है जब हम इस फसल को काट कर बाजार में बेच देंगे और फिर उन पैसों से मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर कुछ दिन में किशोर और हरीश फसल की कटाई करके उसे बेच देते हैं और उन पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं। यार किशोर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। अगर मेरे बुरे वक्त में तुमने साथ नहीं दिया होता तो आज न जाने मेरा क्या होता। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अरे यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज मैं तुम्हारी ही वजह से मेरी पत्नी को 2 वक्त का खाना खिला पा रहा हूँ। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस केवल तुम्हें अपनी जमीन दी थी। उस जमीन पर मेहनत तो तुमने ही की है। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो आज ये सब नहीं होता। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही कमाल है। किशोर के खेतों में काम करने की बात सेठ मनीराम को पता चल जाती है। मैंने हरीश को यहाँ पर काम पर नहीं रखा तो साला किशोर के खेत में काम कर रहा है। इसको भी इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। क्यों ना मैं किशोर को लालच देकर उसकी वो सारी जमीन खरीद लूं। लेकिन किशोर हरीश का अच्छा दोस्त है, इसलिए वो मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जमीन की बात मैं सीधा किशोर की पत्नी से ही करूंगा। अरे भाई किशोर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी और अपनी माँ को मेरे यहाँ खाने पर लेकर आओ। बहुत दिन हो गए एक साथ खाना खाए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी माँ भी तुमसे मिलना चाहती है। फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चली जाते हैं। आ गए आप, और बताओ आपका काम कैसा चल रहा है? अरे भाग्यवान, काम तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। बस मैं तो यही सोचता हूँ किशोर मुझे उस दिन नहीं मिलता और अपने खेतों पर काम करने को नहीं बोलता तो न जाने हमारा क्या होता। मैं किशोर का ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। हाँ जी, आपका दोस्त बहुत अच्छा इंसान है। उन्हीं की वजह से आज अपन 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। अरे हाँ भाग्यवान, खाने से याद आया कि मैंने किशोर और उसके परिवार को अपने यहाँ खाने पे बुलाया है। लगता है किशोर इस बार भी अपनी फसल बाकी गांव वालों के मुकाबले काफी अच्छी होगी। अरे हरीश, क्यों अच्छी नहीं होगी? ये सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। किशोर और हरीश दोनों बातें कर रहे थे और उधर सेठ किशोर के यहाँ चला जाता है। अरे सीमा बहन, क्या हाल है आपके? और माँ जी कैसी है? अरे सेठ जी, आप यहाँ बताइए क्या बात है? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अरे सीमा बहन, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं ऐसा कह रहा था कि तुम किशोर को समझाओ और अपनी ये जमीन मुझे बेच दो और अपने परिवार को लेकर शहर चले जाओ। वैसे भी गांव में पढ़ाई क्या है, ना यहाँ कोई अच्छा स्कूल है, ना ही कोई अच्छा यहाँ हॉस्पिटल है और ना ही किसी चीज की कोई सुविधा है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो तुम यहाँ गांव में क्या कर रही हो? किशोर को समझाओ और शहर चली जाओ। वो नहीं मानेंगे क्योंकि अब ये उनका दोस्त उस जमीन पर खेती कर रहा है। सीमा बहन, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पता है कि किशोर मेरी बात नहीं मानेगा। अगर तुम उसे समझाओगी तो वह जरूर मान जाएगा। और तुम दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में तो सोचो ना। और देख लो, मैं तुम्हें उस जमीन की बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया, तुम्हारा देख लेना भारी नुकसान हो सकता है। अब मैं क्या करूँ? वो जमीन को नहीं बेचेंगे क्योंकि उस खेत की वजह से ही उनके दोस्त का घर चल पाता है और वो अपने दोस्त को भाई से भी बढ़कर मानते हैं। अरे सीमा, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आज के समय में सगा भाई भी अपना नहीं होता, जबकि वो तो किशोर का दोस्त है। और तुम्हें तो पता ही है, अपना किशोर बहुत सीधा है, इसीलिए हरीश ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। तुम्हें पता है, ये हरीश जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते, सही समय देखकर सब लूट लेते हैं।
सेठ की बातें सुनकर सीमा सोच में पड़ जाती है। लगता है सीमा मेरे जाल में फंस गई। अरे क्या हुआ सीमा, इस सोच में पड़ गई? देख लो, मैं तुम्हें उस जमीन की बहुत अच्छी कीमत दे रहा हूँ। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आज शाम को ही उनसे इस बारे में बात करूंगी। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है और शाम होने पर किशोर अपने घर आता है। सुनो जी, अब मुझे यहाँ गांव में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ ना ही कोई अच्छे स्कूल है और ना ही कोई हॉस्पिटल। मुझे यहाँ नहीं रहना, इसलिए आप अपनी जमीन को बेच दो और शहर में एक नया घर खरीद लो। ये सब मैंने भी सोचा था, पर सीमा तुम्हें तो पता ही है ना, अपनी उस जमीन पर हरीश खेती करता है और उसका घर अपने खेत पर काम करने की वजह से ही चलता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है सेठ मनीराम जी अपनी जमीन की मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, तो फिर आप उस जमीन को बेच क्यों नहीं देते हो? ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा? लेकिन सीमा, मैं अपने दोस्त को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। वो मेरा दोस्त नहीं, भाई है। अगर मैंने अपने खेत बेच दिए तो वो बेचारा किसके पास काम करेगा? बड़ी ही मुश्किल से बेचारा 2 वक्त का खाना खा रहा है। वो हमारी तरह अमीर नहीं है। आप कब तक उसके बारे में सोचोगे? अपने खुद के भविष्य की भी तो सोचो। यहाँ ना कोई अच्छी स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल, और यहाँ खेती बाड़ी के सिवा दूसरा काम भी नहीं है। आप क्या अपने दोस्त के कारण ना आगे का भविष्य खराब करोगे? सीमा, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं अपने दोस्त को इस तरह धोखा नहीं दे सकता। अरे आप तो हमेशा से ही बोले हो, इसलिए लोग आपको लूट लेते हैं। आपको लोगों की चालाकी के बारे में नहीं पता। आज आप उसकी वजह से मुझसे बहसबाजी कर रहे हो। जब वो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा, जब आपको मेरी बात समझ आएगी। मेरी बात मानो तो उस जमीन को सेठ मनीराम को बेच दो। आप खुद तो सोचो, वो हरीश कितना चालू है। जमीन भी अपनी, बीज भी अपना और बाकी खर्च भी अपने, लेकिन फिर भी आधा हिस्सा आप उसे दे देते हो। आप खुद ही देखो, अगर ये सौदा हरीश को मिलता तो वो क्या आपके बारे में सोचता? मुझे लगता है सीमा बिल्कुल सही कह रही है। जमीन बेचकर मैं, माँ और सीमा तीनों शहर चले जाएंगे। हमें वहाँ सभी प्रकार की सुविधा भी मिल जाएगी, और वैसे भी मेरे लिए हरीश से बढ़कर मेरा परिवार है। मैं कल ही हरीश को खेतों में काम करने के लिए मना कर दूंगा और कल ही सेठ जी के यहाँ जाकर जमीन को बेच दूंगा। पैसों का लालच और सीमा की बातें किशोर के दिमाग पे घुस गई थी। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो आप? मुझे लगता है सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही अपनी जमीन को सेठ को बेच दूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर किशोर हरीश से मिलने के लिए खेतों पर जाता है। आओ आओ किशोर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें याद है ना, आज शाम को तुम्हें अपने परिवार को लेकर मेरे घर आना है, और रमा ने तो अभी रात के खाने की तैयारी भी कर ली होगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आऊँगा। और मैं ये बोलने आया था कि अब तुम कहीं और काम देख लो, क्योंकि मैं, सीमा और माँ चाहती है कि मैं ये ज़मीन बेच दूँ और हम सब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए शहर चले जाएं। और देखो हरीश, अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे किशोर, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम ये जमीन बेच दोगे तो मैं क्या करूँगा? क्या होगा मेरा? मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं कहीं और जाकर काम ढूंढ लूँगा। नहीं नहीं हरीश, मैं आज शाम को ही सेठ के यहाँ जाकर जमीन का सौदा कर दूंगा और फिर हम सब जल्दी ही शहर चले जाएंगे। और देखो, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने तुम्हारे लिए उतना किया। अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है, अभी सेठ मुझे इस ज़मीन की मुँह मांगी कीमत दे रहा है, इसीलिए हम सब इस मौके को हमारे हाथ से नहीं जाने दे सकते। तो हम भी ज़मीन को बेचकर शहर चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, मैं मेरे लिए कोई और काम ढूंढ लूँगा। तुमने मेरी इतनी मदद करी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसा कहकर हरीश वहाँ से अपने घर चला जाता है। अरे आज तो आप बहुत जल्दी ही घर आ गए, और आप ही बताओ ना, आज शाम को मैं किशोर और उसके परिवार के लिए खाने में क्या बनाऊं? लेकिन हरीश रमा की बात का कोई जवाब नहीं देता। क्या हुआ जी आपको? क्या बात है? आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? सब ठीक तो है ना? बताओ ना क्या हुआ? फिर हरीश रमा को सारी बात बता देता है। क्या आप ये क्या बोल रहे हो? अब हम क्या करेंगे? बड़ी ही मुश्किल से तो हमें किशोर का सहारा मिला था। हे भगवान, आपने ये क्या किया? अब हम क्या करेंगे?
भाग्यवान तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। और वैसे भी किशोर ने हमारा ऐसे समय पर साथ दिया था, मैं उसका ये उपकार कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। और उधर किशोर अपनी जमीन को बेचने के लिए सेठ मनीराम के यहाँ जाता है, लेकिन तभी उसे आवाज आती है। क्या रे रामू, तुझे पता है मैंने सीमा को बहुत अच्छे से भड़का दिया है। कुछ ही दिनों में किशोर मुझे अपनी जमीन बेचने आ ही जाएगा। फिर पता चलेगा हरीश को कि मैं क्या चीज हूँ। वो यहाँ से काम को ठुकरा कर गया था ना, अब उसे उसकी औकात पता चलेगी। सेठ जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। और किशोर की जमीन वैसे भी बहुत उपजाऊ है, और मैंने सुना है इस बार किशोर की जमीन पर सबसे ज्यादा अनाज हुआ है। रामू और सेठ की ये सभी बातें किशोर बाहर से सुन लेता है, तो वो वहाँ से सीधा अपने दोस्त हरीश के यहाँ जाता है। हरीश मेरे दोस्त, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपने खेतों पर काम करने से मना किया, तुमसे तुम्हारा काम छीन लिया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैं पैसों के आगे अंधा हो गया था, और ये सब मेरी पत्नी और मुझसे करवाने वाला सेठ मनीराम है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो किशोर। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वो कहते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देते हैं। और हमें ऐसे ही किसी की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना हम अपनों को खो देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।